जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि एनसीईआरटी पढ़ करके ही हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी कि किसी भी एग्जाम के पैटर्न में दो तरह के प्रश्न शामिल होते हैं। एक तो वो जो तथ्य आधारित होते हैं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे वो जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कहते हैं। इन दोनों ही को अगर समाहित कर लिया जाए तो हमारा कंपटीशन का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और इसी आधार पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन इसकी पहली शर्त ये है किसी भी कंपटीशन को निकालने की कि आपका जो प्रिपरेशन हो वो इस तरह से हो कि आपको टॉपिक की समझ हो। पहली चीज, टॉपिक की समझ होने का फायदा ये होता है कि आपका सिलेबस धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जब सिलेबस धीरे धीरे छोटा होता जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका जो बर्डन है वो कम होता जाता है और व्यर्थ के बाजार में उपस्थित जो मटेरियल है उसके पीछे भागना नहीं पड़ता कि ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़े, फला टॉपिक कहाँ से पढ़े। एक एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज और दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी के आधार पर हर तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि हर चैप्टर के बाद उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें से निकाल करके और उसके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आपका जो सबसे मैंडेटरी पार्ट है किसी भी कंपटीशन को निकालने का वो है टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के टेस्ट के क्वेश्चन का टेस्ट आपका होगा और इस आधार पे आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। अब हम इस प्रश्न को लेते हैं और उसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी के साथ आगे बढ़े तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ दीज इज नॉट गुड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम केवल इस क्वेश्चन को यहीं तक देखते हैं, यानी कि इसमें से कौन सा कथन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के फेवर में आर्गुमेंट नहीं है, यानी कि कौन सा आर्गुमेंट जो है लोकतंत्र के फेवर में नहीं है, केवल इतना तक अगर हम रख दें यहीं तक तो ये प्रश्न प्रीलिम्स का बन जाता है, जो कि सिविल सर्विसेज चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो उनमें पूछा जाता है। और बाकी एनडीए, सीडीएस, सीटेट वगैरह सब जगह पे आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब वाई इसमें जुड़ जाता है तो ये फिर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि टॉपिक की बेहतर समझ होने पर ही आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखते हैं, जो मेंस में आते हैं, नेक्स्ट ईयर में आते हैं। आप लोग ऐसे में भी आपको हेल्प करते हैं ये चीज, और हर एक डायमेंशन को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें और कैसे हम टैकल करेंगे। एक समस्या और आती है कि हम प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जब भी हम कोई कंपटीशन देते हैं तो हम बैठ के प्रोग्राम्स को रटते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं फैक्ट को। लेकिन वो अगर हम टॉपिक से रिलेट करके करें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम याद कर सकेंगे और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। वो भी हम बताएंगे कि कैसे। तो करंट को भी समाहित करते हुए एनसीईआरटी प्लस करंट और उसकी एनालिटिकल व्यू के साथ हम लोग इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोग किसी भी डेमोक्रेसी में समान और मुक्त रूप से फ्री, स्वतंत्र फील करते हैं किसी भी लोकतंत्र में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, यानी कि कोई भी लोकतंत्र जो होते हैं वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से रिजॉल्व करते हैं किसी और तंत्र के अलावा, जैसे कि मोनार्कियल सिस्टम हो, डिक्टेटरशिप
थियोक्रेसी धर्मतंत्र हो, इस तरीके की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। और चौथा है डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, यानी लोकतंत्र जो होते हैं वो किसी और तंत्र से ज्यादा प्रॉस्परस या संपन्न होते हैं। अब इन प्रश्नों पे अगर हम विचार करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है क्या। अगर हम लोकतंत्र को समझ लेते हैं तो यहीं से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है और उसके डायमेंशंस को समझना आसान हो जाता है। केवल यही प्रश्न, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न जो आएंगे उनको भी हम लोग टैकल कर सकेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो बहुत बार पूछा भी गया है, 73rd और 74th अमेंडमेंट यानी कि 73वां, 73वां और 74वां अमेंडमेंट जो है वो कब लागू हुआ था या कब किया गया था और क्यों किया गया था। तो वो पंचायती राज और नगर निकाय और स्थानीय गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो वो भी कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का ही एक अभिन्न भाग है, डेमोक्रेसी का पार्ट है। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर तभी होगी जब समाज का अंतिम व्यक्ति का समावेशन होगा। तो अलग अलग टॉपिक पढ़ने के बजाय अगर हम एक टॉपिक को समझ लें डेमोक्रेसी को, तो उसमें हम बहुत सारे डायमेंशन को अचीव कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। इससे हमारा बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाता है और सिलेबस छोटा हो जाता है। ये थोड़ा सिलेबस छोटा कैसे हो। दूसरा, अब इसकी एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पे देखा जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोक का तंत्र, यानी कि लोक प्लस तंत्र। डेमो मीन्स पीपल होता है और क्रेसी मीन्स सिस्टम होता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, तो सबसे पहले अगर हमें समझना हो तो ये समझना होगा कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की जरूरत ही क्यों है। हम अकेले ही जंगल में रहते थे, फ्री घूमते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो उस सिस्टम की जरूरत ही हमें क्यों पड़ी। तो हमें सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी, पहली चीज कि दो चीजों की हमें आवश्यकता होती है। एक तो सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, और दूसरी फैसिलिटीज कह सकते हैं इसे, यानी कि सुविधा। ये दो चीजों में सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है हमारी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस तरह की सिक्योरिटी होती है, तो अगर हम देखें तो चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एक्सटर्नल पावर से सिक्योरिटी हो, यानी कि भूख, यहां पे कोई बीमारी हो सकती है, या कोई एक्सटर्नल पावर यानी कि कोई आपका शत्रु हो सकता है, एनिमी हो सकती है, हो सकते हैं। सिक्योरिटी आपके फ्यूचर की, जिसमें आप करियर की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अवसरों की बात करते हैं, भविष्य की सुरक्षा। और सुविधा के रूप में तो आप आजकल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है आपको परिवहन की सुविधा हो, चाहे आपको विभिन्न प्रकार के बाजार उपलब्ध कराना बिजनेस के लिए, विभिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिटीज देना, ये सब सुविधाओं में भी आती है। लेकिन सबसे जरूरी जो तत्व है वो है सिक्योरिटी। उसके बाद सुविधाओं पे हम आते हैं। तो सिस्टम की जरूरत तो हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता थी और ये हम अकेले नहीं कर सकते, और इसीलिए हमको एक सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी। वो सिस्टम कैसा हो, तो मोनार्कियल सिस्टम भी हमने देखा जो कि ट्राइबल सोसाइटी से शुरू होता है। ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जब हम जंगलों में रहते थे, तो आज भी आप देखोगे कि आदिवासी लोग जो है वो कैसे रहते हैं कि उनमें एक हेडमैन रहता है और बाकी लोग उसके अंडर में रहते हैं, और वही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, जो भी चीजें होती हैं। लेकिन बाद में यही चीज जाकर के मोनार्कियल सिस्टम यानी कि
राजतंत्र में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये तंत्र भी शोषण पर आधारित हो गया। और आगे चल के हम लोगों ने जब स्वतंत्रता मिली, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, तो हमने लोकतंत्र को चुना, जिसमें अकाउंटेबिलिटी जो थी वो सीधे सीधे लोगों के प्रति थी, और लोगों के अंदर ये शक्ति थी, लोगों के अंदर ये जो भी पावर दी गई कि हम सरकार को बदल सकते हैं, यानी कि जो भी सिस्टम है उसमें जो परिवर्तन करना है उसकी पावर लोगों के हाथों में आई। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पीपल फ्री एंड इक्वल इन ए डेमोक्रेसी, तो जब हम लोग और तंत्र की बात सीधे सीधे कर दी, यानी कि लोगों का ही तंत्र है, तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर फ्री तो होंगे ही, क्योंकि हम ही ने तो बनाया है उसे, और हम अगर बनाए हैं तो फ्री अगर उसमें हम नहीं रहते तो हम बनाते ही क्यों, जाहिर सी बात है। और इक्वल अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता तो क्या हम उस सिस्टम को एक्सेप्ट करते? हम क्या कोई ऐसा सिस्टम एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें कि हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो और हम कह नहीं ये सिस्टम बहुत बढ़िया है? ऐसा तो हम करेंगे ही। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के सिस्टम में वो फ्री भी होंगे और इक्वल भी होंगे, लेकिन क्या एब्सोल्यूट फ्री होंगे? नहीं, उसमें बाउंडेशन भी होगी कि स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वतंत्रता कहां तक है, उसकी एक लिमिटेशन है, वहीं तक जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना होती हो, दूसरे का फ्रीडम बाधित ना होता हो, दूसरे का फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज ना होता हो। तो इक्वलिटी भी हम देते हैं, लेकिन इक्वलिटी किस तरह की होनी चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे रिजर्वेशन का अगर एग्जांपल ले लिया जाए, तो वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, लेकिन वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है, क्योंकि जब सब बराबर हो जाएंगे तब एक साथ आगे हम बढ़ सकते हैं, ऐसा हमारा सोच है। और यही डेमोक्रेसी की जिस्ट भी है कि जब सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी विकास माना जाएगा, डेवलपमेंट माना जाएगा, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, और वो सिस्टम वैलिड नहीं हो पाएगा, सिस्टम चल नहीं पाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि नक्सलवाद, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट थे, अलगाववाद जिसको कहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में देख सकते हैं, मणिपुर में, जो कि रिजॉल्व हो चुका है। अभी आप त्रिपुरा में और जगह बहुत सारी समस्याएं थी, वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। असम में उल्फा वगैरह जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ बातचीत करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया गया। नागालैंड में अभी विवाद चल रहा है, लेकिन उनको भी कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आए। ऐसे ही नक्सलवाद को भी हम लोगों ने टैकल किया, जिसमें कि कुछ जगह हम लोगों ने पावर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन होल्ड किया, क्लीन किया, होल्ड किया और डेवलपमेंट के साथ हम आगे बढ़ते रहे। तो अगर देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट तो हर सोसाइटी में रहता है, किसी भी सोसाइटी में हो चाहे कहीं भी हो, कन्फ्लिक्ट तो रहेगा, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट का कैसे मैनेजमेंट होता है? क्या हम केवल और केवल चाइना का अगर एग्जांपल लें तो वहां पे जो डेमोक्रेसी की डिमांड में स्टूडेंट एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर टाइम चढ़ा दिया गया था। तो एक कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का तरीका वो भी है, और एक कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का तरीका हमारे यहाँ का है, जो थोड़ा समय तो लगा, लेकिन वो सभी लोग मेन स्ट्रीम में आ गए और आज डेवलपमेंट में वो साथ में आगे बढ़ गए। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सप्रेस नहीं करते, दबाते नहीं है, क्योंकि किसी भी घटना को दबाने का मतलब है कि किसी न किसी दिन वो फिर विस्फोट के रूप में सामने आ सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। तो उसको रिजॉल्व करने की बात हम करते हैं, तो सप्रेशन के बजाय रिजॉल्व की बात हम करते हैं और परमानेंट सोल्यूशन देने की बात करते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का बेटर जो सोल्यूशन है, रेजोल्यूशन है, वो आपको कहाँ मिलता है? डेमोक्रेसी में मिलता है।
अगला स्टेटमेंट कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। इसका मतलब सीधे सीधे हमने बताया कि ये लोगों का ही सिस्टम है, और अगर इसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती है तो हमारे पास पावर है कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। इसलिए वो हमेशा ही लोगों के प्रति अकाउंटेबल बने रहते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति होती है। बहुत ही आम बात है, आप कहीं भी सुबह चले जाइए, चाय की दुकान पे चले जाइए, चाहे कहीं भी आप सुबह चौराहों पे चले जाइए, तो वहां पे चार लोग चर्चा करते हुए मिल जाएंगे कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रही, गवर्नमेंट को वैसे करना चाहिए था, गवर्नमेंट इस तरह से काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट वैसे काम कर रही है, करना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। यानी कि आप एक ऐसे तंत्र में हैं जहां पे आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं, ये सब चीज के लिए स्वतंत्रता है आपको, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ये नहीं कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन क्या आप मोनार्कियल सिस्टम में ऐसा कर सकते हैं? क्या डिक्टेटरशिप में ऐसा कर सकते हैं? जब अंग्रेजों का राज था तो क्या हम उनके साथ ऐसा कर सकते थे? अंग्रेजों के खिलाफ बोलने पर ही लोग को फांसी दे दी जाती थी, जेल में बंद कर दिया जाता था। तो हम उनके पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। मोनार्कियल सिस्टम में अगर किसी किंग के अगेंस्ट हम लोग खड़े हो जाएं तो वो किंग हमको नहीं छोड़ेगा। उनका एक अलग तरीका होता है पनिशमेंट करने का, उनके अंदर ही पावर होती है, जुडिशियल पावर भी उन्हीं के अंदर होती है, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्ति भी उन्हीं में होती है, विधायिका की शक्ति भी उन्हीं होती है, लेजिस्लेटिव पावर भी सब उन्हीं में होता है। तो उनके खिलाफ भी कोई आवाज नहीं उठा सकता था। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसमें आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। आप डेमोक्रेसी में सबसे अहम भूमिका मानी जाती है कि अपोजिशन का, अगर आप देखेंगे तो विधायिका में अगर देखें, लेजिस्लेटिव में, तो वहां अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी कि जो क्रिटिसाइज करता है उसके रोल को इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस सिस्टम में। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पर, जो कार्यपालिका में है, जो सरकार में है, उस पर हमेशा एक नियंत्रण बना रहता है, उस पर एक चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी हम लगाते हैं। और उसके अलावा जो शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव के बीच में सेपरेशन, पावर का सेपरेशन किया गया है, उसके माध्यम से भी हम गवर्नमेंट को की रोकथाम पर बात करते हैं। ये तो हो गया आपका ये हॉरिजॉन्टल पावर। लेकिन इसके अलावा हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है पावर का। अगर देखें तो हमने अभी बताया था कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो लाया गया वो इसी के तहत लाया गया कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ स्टेट है, और अब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट आएगी नीचे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। यहां भी हमने हॉरिजॉन्टली क्या किया, सेपरेशन ऑफ पावर किया, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली क्या किया, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि पंचायती राज और नगर निकायों में हमने इसको पावर को दिया है। और इस तरीके से क्या है कि डिसेंट्रलाइज होने से क्या बढ़ता है, एक तो चेक एंड बैलेंस होता रहता है, और दूसरा एक्सक्लूजन होता है, इंक्लूजन होता है। एक्सक्लूजन घटता है और इंक्लूजन बढ़ता है, यानी कि समावेशी विकास की बात हम जो करते हैं, समावेशन की बात करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति भी मेन स्ट्रीम में जुड़ते जाते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लगता है कि नहीं, हम भी सरकार का पार्ट है, हम भी इस सिस्टम के पार्ट हैं। और जब तक सरकार और सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा नहीं बढ़ेगा, लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक हम किसी भी सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला सकते। इसका एग्जांपल आप जैसे अमेरिका वगैरह जो कंट्रीज हैं, काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहां के सिटीजन काफी अवेयर होते हैं, और अवेयर होने के कारण सिस्टम के को उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, और इसी सिस्टम के और उन लोगों के सपोर्ट के कारण वहां पे चीजें स्मूथ चलती हैं। वहां लोगों का भरोसा सिस्टम पे ज्यादा होता है। वहां पे कोई भी घटना होती है तो लोग समाज से पहले पुलिस या व्यवस्था जो सिस्टम है उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे सोसाइटी में पुलिस के वहां जाने से अभी भी लोग डरते हैं, अभी भी प्रशासन के पास जाने में लोग डरते हैं, अभी भी
बहुत सारा शोषण एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, जिसमें कि बहुत सारा एक लॉ तो बना दिया गया है, लेकिन उस लॉ के तहत अभी भी रिपोर्टिंग जो होती है वो एनसीआरबी के तहत बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि समाज का एक दबाव इस सोसाइटी पर ज्यादा रहता है। तो अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में है, जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे सिस्टम और लोगों के बीच की जो दूरी है वो कम होती चली जाएगी और वैसे ही डेमोक्रेसी मजबूत होती चली जाएगी। अगला जब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्परस देन अदर, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बाकी सिस्टम से प्रॉस्परस हो डेमोक्रेसी। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में गल्फ कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गल्फ कंट्री में सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान ये सब आते हैं और यहाँ कई कंट्रीज में ऐसा है कि जहाँ पे किंग होते हैं, आपने सुना होगा वहां पे तो किंग होते हैं, यानी कि वहां मोनार्कियल सिस्टम टाइप का चलता है। कहीं थियोक्रेसी भी है, धर्मतंत्र भी है ईरान वगैरह में। तो आप देखोगे कि वहां पे प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है। अपने यहाँ से लोग, बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में जाते हैं जॉब करने, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है, लेकिन वहां पे काम करने वाले लोग नहीं है, बहुत कम है। लेकिलेकिन प्रॉस्परस होते हुए भी अगर कहा जाए तो क्या वो डेवलप है? तो अगर डेवलपमेंट के एंगल से हम उसको डिफाइन करने चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली तो वो काफी स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी ठीक है, प्रॉस्परस है, समृद्ध है, ठीक है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के उस पर अगर हम पैमाने पे उनको मापें तो जाहिर सी बात है कि उनका डेवलपमेंट अगर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां विमेन की स्थिति काफी खराब है और उनको कोई राइट नहीं है। तो जहां लोगों को राइट ही ना हो, जहां लोग मेन स्ट्रीम में ही ना हो, उस प्रॉस्पेरिटी का कोई फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी में स्लो डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो डेवलपमेंट कंक्रीट होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप 1947 में हमने क्या किया, हमने और पाकिस्तान, चाइना, बहुत सारे लोग आजाद हुए एक ही साथ। लेकिन चाइना में आप देखोगे तो 58 से लेकर 61 के बीच में एक फेमाइन आया था जिससे 3 करोड़ लोग मर गए। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रहा अलग अलग टाइम पे, लेकिन वो आज भी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और हमारे पास मात्र 4750 करोड़ रुपए का बजट था। उस बजट से ही हम लोग आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। वार भी झेला, 62, 65, 71 इस तरह के वार भी हमारे सामने आए, 99, लेकिन फिर भी हमारा जो डायरेक्शन था वो सही था। तो अगर आपकी दिशा सही है तो दशा भी धीरे धीरे सुधर जाती है। और आज उसका एग्जाम्पल है कि हम 2047 में 2047 में विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर हैं और वहीं पे बाकी देश या तो अपने आंतरिक प्रॉब्लम के कारण टूट रहे हैं या अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो बेहतर होता है कि आप सही दिशा चुनिए और सही दिशा डेमोक्रेसी की दिशा में चुनी और मजबूत डेमोक्रेसी की तरफ हम डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात होती है कि ये तो हम डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ी समझ पैदा की, तो अगर देखा जाए तो ये तीनों तथ्य इसमें आते हैं और ये इसमें नहीं आता है। अब अगर हम इस चीज को फैक्ट के बेसिस पे देखना चाहें तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में, तो पंचायती राज और नगर निकायों से रिलेटेड वो अमेंडमेंट था जो 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ। और ये फैक्ट यहाँ पे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए काम आता है, यानी कि ये जो अमेंडमेंट किया गया वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए काम में आता है ताकि समावेशन हो सके। और अब हम बात करते हैं जैसे योजनाओं पे कि योजनाओं को कैसे इसमें इंक्लूड करके हम याद कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे डेमोक्रेसी में क्या कहा गया, 3 तरह के न्याय दिए गए। अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहां पे सीधा सीधा दिखेगा पॉलिटिकल जस्टिस जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में अगर किसी योजना को आपको याद करना है तो आप जैसे 33% रिजर्वेशन दिया गया वीमेन को संसद में, तो उस अमेंडमेंट को हमें याद करना है तो उसे किससे जोड़ सकते हैं, हम पॉलिटिकल जस्टिस से जोड़ सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल जस्टिस देता है। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो रिजर्वेशन को जोड़ सकते हैं। रिजर्वेशन सोशल जस्टिस ही है, उसको आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस में मत ले आइएगा।
क्योंकि रिजर्वेशन देने का मतलब ये था, सामाजिक आधार पर दिया गया था कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जब जॉब मिलेगी तो उनका स्तर ऊपर उठेगा और आर्थिक रूप से जब सशक्त होंगे तो समाज में भी उनका रिकॉग्निशन बेहतर हो जाएगा। तो रिजर्वेशन सामाजिक न्याय में आता है, आर्थिक न्याय में नहीं आता, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो एक समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क जो विमेन को दिया गया, विशाखा गाइडलाइन दी गई जो सिक्योरिटी और डिग्निटी को मेंटेन करती है, हमारे प्रेम में डिग्निटी की भी बात है। तो हम अगर चीजों को जोड़ते हुए याद करें तो ना तो हमें किसी प्रोग्राम को कोई प्रोग्राम बर्डन लगेगा और ना ही वो सेपरेट कर करके सेग्रीगेट कर करके हम जब याद करेंगे तो वो प्रोग्राम भी हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, वो फैक्ट भी इसके साथ याद हो जाएगा और आसानी से हम आर्टिकल भी याद करेंगे। हम आपको आर्टिकल भी याद करा देंगे उसमें जोड़ के। तो इस तरीके से हमारा जो पैटर्न होगा पढ़ाने का वो पूरा एक समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा, जिसमें कि हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को टैकल करेंगे और इस आधार पर जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित क्यों नहीं होगी आपको सोच सकते हैं। धन्यवाद।